हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। तुम तीनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और एक दूसरे से प्यार भी करते हो। सनम बेगम उसकी बात सुनकर उसकी थोड़ी छूकर बोली, जी वो तो है, लेकिन खैर आप बताएं वो कहाँ है। फहाद ने असीर के बारे में पूछा। वो कौन? सनम बेगम ने अनजान बनकर पूछा। वो मैं असीर के बारे में पूछ रही। फहाद अपने हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ते बताने लगी। वो इस वक्त जमीनों के काम से जाता है, उसके बाद बैठक होती है जहाँ वो गांव के लोगों के मसाइल सुनता है और उनको हल करता है। और अब तो सरदार असीर मलिक की बीवी हो तो तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको बखूबी पूरा करना तुम्हारा काम है। सरम बेगम मुस्कुराकर उसको बता रही थी। कैसी जिम्मेदारी? फहाद ने उलझकर पूछा। तुम्हें गांव की औरतों के मसाइल जानने होंगे और उनको हल भी करना होगा ताकि उनको मायूसी ना हो। और यहाँ चीजें भी बांटी जाती हैं जिसको तुम शहरी लोग चैरिटी बोलते हो, सनम बेगम ने बताया। चैरिटी में क्या पैसे दिए जाते हैं? लेकिन फहा के पास तो पैसे नहीं है। फहा परेशान होती बोली तो उसकी मासूमियत पर सनम बेगम बेख्तियार मुस्कुराई थी। बस पैसे क्या, हर वो चीज मौजूद है जो दुनिया में होती है। तुम सरदार की बीवी हो और मेरे चैरिटी कहने का मतलब था जब कभी हवेली में खुशियों का समा होगा तब तुम गांव की गरीब औरतों की मदद करोगी, उन्हें अनाज मुहैया करोगी, नए कपड़े दोगी और वो जो चाहेगी। यह हवेली की रिवायत है जो अब तुम्हें साथ लेकर चलनी है। सनम बेगम ने इस बार इसको देखकर तफसील से बताया। तो क्या ये मदद तब होगी जब हवेली में खुशियों का समा होगा? उसके अलावा ये चीजें नहीं होती। पा को अब कुछ कुछ उनकी बात समझ में आई। ये तुम पर अब लागू है कि तुम क्या करती हो, वरना यहाँ ईद त्योहारों के दिनों में वो सब होता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, सनम बेगम ने कहा। जिम्मेदारियां वाकई में बड़ी हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी इन सबको संभालने की ताकि किसी को कोई भी मायूसी ना हो। वहाँ उनकी बात सुनकर बोली, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। अभी आओ, नाश्ता लग चुका है, सनम बेगम ने कहा। उन्होंने नाश्ता किया था? फहा ने एक बार फिर असीर का पूछा। वह हवेली में नहीं होता तो बाहर से कुछ खा लेगा या फिर यहाँ आकर, सनम बेगम ने बताया। अच्छा आप जाए, मैं अकदस को लेकर आती हूँ, फहा ने उनकी बात सुनकर कहा। हाँ सही है, जल्दी से आ जाना, वैसे भी वो कुछ दिनों के बाद अपने स्कूल वापस चली जाएगी, सनम बेगम ने जवाबन कहा तो फहा खामोशी से उनका चेहरा तकने लगी। क्या हुआ? सनम बेगम को उसका इस तरह से देखना समझ नहीं आया था। कौन से स्कूल? फहा ने उल्टा उनसे सवाल किया। वो बोर्डिंग स्कूल जाएगी, वहीं रहती है और पढ़ती है, तुम्हें पता होगा, सनम बेगम ने बताने के बाद पूछा। क्या अकदस अकेले जाने से रोती नहीं? वो तो बहुत छोटी है और वैसे बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी बेटी से, फिर वहाँ क्यों छोड़ा हुआ है अकदस को? फहा उनकी बात पर पूछने लगी। ये असीर की मर्जी है, वो उसका बाप है, अगर वो ये फैसला कर चुका था तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, वरना स्कूल तो यहाँ गांव में भी है, लेकिन असीर ने उसका दाखिला नहीं करवाया। हो सकता है वो चाहता था कि वो इस माहौल से दूर रहे, सनम बेगम ने अपनी सोच के मुताबिक बताया तो फहाद सर को जुम्बिश देती अंदर की तरफ बढ़ी थी ताकि अकदस को जगा सके। उठो उठो। अरियान की आंख सुबह 12 बजे के वक्त खुली थी, लेकिन मिशा की उस वक्त भी नहीं। तभी उसको आवाज देकर जगाने की कोशिश करने लगा। खराटू की सरदारनी, जाग जाओ, सुबह हो गई है। अरियान ने इस बार उसको बालों का हल्का सा खींचा तो मिशा ने फट से अपनी आंखों को खोलकर अरियान को घूरा। क्या मौत पड़ी है तुम्हें? मिशा अपने दुखते सर को दबाती उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाए इस्तेफार हुई। पहले तो अपनी टोन सीधी करो, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरे बहुत से हुकूक तुमसे निकलते हैं, अरियान ने थोड़े रौब से कहा। जी सरताज, क्या मौत पड़ी है? कोई मौत पड़ी भी है या स्पेशली ये बताने के लिए मुझे नींद से जगाया है? मिशा ने दांत पे दांत जमाए उससे कहा। तुम कैसी बीवी हो जो अभी तक सोई पड़ी हो और यहाँ शौहर 7 बजे का जागा इस इंतजार में कि कब उसकी बीवी उठेगी और नाश्ता देगी, जिसके आसार मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहे, जबकि दिन के 12 का वक्त हो गया है, आर्यन ने उसको शर्म दिलाते हुए कहा। 12 रोज बजते हैं, कोई पहली बार नहीं हुए, और मैं सोई भी तो 3 बजे थी। तुम्हारे खराटे की आवाज ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, लेकिन मैंने भी सोच लिया है रात को या मैंने अपने कानों में रुई ठूसूंगी या फिर तुम्हारे मुंह में एल्फे डालूंगी ताकि सुकून की नींद तो मैसर हो, मिशा ने कहा तो उसकी बात सुनकर अरियान का पूरा मुंह खुला का खुला रह गया था। वह हैरत से मिशा को घूरने लगा जो जमाई लेने में थी। कितनी झूठी हो, यानी मैं खराटे लगाता हूँ? अरियान तो खुद पर लगे इल्जाम पर भड़क उठा। नहीं, तुम तो सोते हुए फूल बरसाते हो, लेकिन मैं बता रही हूँ अगली बार मैंने तुम्हारे खराटों को रिकॉर्ड करना है ताकि ऐसी हैरानगी वाली शक्ल ना बनाओ, मिशा उसको देखकर तंज बोली।
उठ गई हो ना, अब जाओ और अच्छी बीवियों की तरह अपने शोहर की खिदमत करो, मेरे लिए नाश्ता लाओ। अरियान उसकी बात को इग्नोर करता शान बेनियाजी से बोला, क्या क्या क्या? मिशा को लगा शायद उसको सुनने में कोई गलती हो गई है। क्या 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 लगाया हुआ है, आसान उर्दू में बोला है, समझ नहीं आ रहा तो सुनो, जाओ और मेरे लिए नाश्ता लाओ। अरियान ने उसके ऊपर से चादर को खींचकर दूर किया। तो मुझसे काम करवाओगे क्या? इस वजह से शादी की थी? और ये इतना बड़ा घर क्या भूत बंगला, कोई कुक या हेल्पर्स नहीं? मिशा बेयकीनी से उसको देखकर बोली थी। लेकिन अब उनकी छुट्टी करवा दी है क्योंकि हमारी अब जोजा मोहतरमा जो आ चुकी हैं, अरियान ने कोला झाड़कर फखरी अंदाज में बताया। अच्छा, तो अब तुम मुझे यहाँ अपनी नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो? मत भूलो कि मैं कौन हूँ, 1 मिनट में तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ सकती हूँ। मिशा ने तब कर उससे कहा, तुम नौकरानी से नौक हटाओ तो बनता है रानी। अरियन ने हॉन्ट करना शुरू कर दी थी। मैं मिशा हूँ और मुझे मिशा रहने दो, रानी मुखर्जी बनने का शौक मुझे बिल्कुल भी नहीं। मिशा ने तकिया उसकी तरफ फेंक कर कहा, गुस्ताख बेअदब हो तुम। अरियान जज होती नजर से उसको देखने लगा। जो कहना है कह दो, लेकिन मैं घरदारी नहीं करने वाली क्योंकि मैं कोई घरेलू टिपिकल लड़की नहीं जो अपने शोहर की जी हुजूरी करती रही हूँ, अपना आप मारकर उसका पेट पालती है। मिशा ने जताती नजर से उसको देखकर बहुत कुछ बवर करवा दिया था और अरियान को अब समझ आया था कि मिशा उससे शादी करने पर इतनी जल्दी राजी क्यों हो गई थी, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी में दखल होकर उसका जीना हराम करना था, वो जो पहले ही दिन से बखूबी कर रही थी। तुम चाहे घरेलू टिपिकल बीवी नहीं, लेकिन मैं एक टिपिकल शौहर हूँ जिसको अपनी बीवी किचन में खाना पकाती अच्छी लगती है, और जब उससे प्याज की बू आती है तो ऐसा लगता है दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई खुशबू नहीं हो सकती। सारे लेटेस्ट परफ्यूम एक तरफ और प्याज की बू एक तरफ, जो मैं चाहता हूँ वो तुमसे आए। अरियान ने सोच लिया था वो मिशा को सुधार कर रहेगा, लेकिन उसकी आखिरी बात पर मिशा होंग बनी उसका मुंह तकने लगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मिशा हैरत से उसको देखने लगी। अगर ये सारी क्वालिटीज तुम में नहीं तो ठीक है, मुझे बेटी दो। अरियान ने नया मुद्दा बयान किया। क्या दूं? मिशा आंखें फाड़े उसको घूरने लगी। उर्दू कम समझने लगी हो क्या? मैंने कहा कि मुझे दायरा चाहिए ताकि उस कौम में सुगर बनाऊं जो अपने बाप को सेवा करे और फिर बाद में शोहर की। अरियान ऐसे बोला जैसे अभी मिशा उसको अपनी कद जितनी बेटी अरियान को थमा देगी। हाँ, बेटियां तो होती ही इसलिए हैं। मैं खैर, मेरी ड्यूटी शुरू है अगले दिन में, अब मैं अपना काम पर जाया करूंगी क्योंकि एक केस की वजह से मैं वेटर्स और नर्स बनी थी, लेकिन अब वो केस सॉल्व हो गया है तो मेरे घर पर होने का कोई एक वक्त नहीं होगा, ये बात तुम समझ लो। मिशा अब की बात संजीदगी से बोली। तुम तो मैट्रिक फेल थी ना? आर्यन ने एक बार उससे कहा। मैं मैट्रिक फेल नहीं थी, तुमसे झूठ बोला था, इतनी बार बताया तो था। मिशा तब कर बोली। अच्छा सही है, अब मेरे लिए लाइट सा नाश्ता लाओ, अरियान ने कहा तो मिशा की नज़र वॉल क्लॉक पर गई। नाश्ते का वक्त गया, अभी तुम लंच करना अपने हाथों का बनाया हुआ। मिशा तंग अंदाज में कहती बेड से उठ खड़ी हुई। पक्की जहन्नुमी हो। अरियान ने उसको वार्डरोब की तरफ बढ़ता देखा, तपे हुए अंदाज में बोला, तुम कौन सा जन्नती हो, आया बड़ा मुझे जहन्नमी कहने वाला। मिशा ने पलट कर उसको घूरे जवाबन कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़कर पीछे अरियान हक्का बक्का सा रह गया। मैं भी जहन्नुमी? मिशा के जाने के बाद अरियान बेहद आहिस्ता आवाज में खुद से बड़बड़ाने लगा। बाबा जान, अब हमारी नई मम्मा आई हैं तो हम उसके साथ सोएंगे, हमें हवेली से दूर नहीं जाना। अकदस ने जैसे अपने शहर जाने का सुना था तब से उसने एक ही रट लगाई हुई थी, जिससे असीर परेशान हो गया। बाबा की जान, लेकिन क्यों? वहां तो आपके फ्रेंड्स है और पढ़ाई भी तो करनी होती है। असीर ने प्यार से उसको पछकाड़ा। लेकिन वहाँ हमारा अपना कोई नहीं होता और हमें सबकी बहुत याद आती है, और अब तो नई मामा भी आ गई हैं। अकदस ने कमरे में फहा को आता देखकर असीर से कहा। अगर अकदस नहीं जाना चाहती तो आप क्यों बजत हैं? यहाँ के स्कूल में वो 10वीं तक पढ़ लेगी और माशाल्लाह तब बड़ी हो जाएगी। कुछ तो आप अकदस का एडमिशन शहर में करवा लीजिएगा, और अब भी ये छोटी सी बच्ची है, अपने वालिदैन के बगैर कैसे रह पाएगी? फहा अकदस के साथ बैठी असीर से बोली। बच्चे आप जरा दादू के पास जाएं, हम फिर आते हैं। अकदस को देखकर असीर ने उससे कहा। फहा की बात का जवाब असीर ने अकदस की मौजूदगी में देना सही नहीं समझा। तभी अकदस से कहा, जो मुंह लटकाकर कमरे से निकल गई थी।
पिछले 1 साल से अक़दस वहाँ रही है। अब आप ऐसी बातें करके हमारी बच्ची का दिमाग खराब ना करें। जो हम कुछ कर रहे हैं उसमें अक़दस की भलाई है। अक़दस के जाने के बाद असीर उसको देखकर संजीदगी से बोला, कैसी भलाई हुई इसमें? अगर आप यूं जिद करेंगे तो अक़दस आपसे दूर होती जाएगी। फहा ने एक और कोशिश की उसको समझाने की। फहा, हमने बताया ना, जो हम कर रहे हैं इसमें अक़दस का भला है, तो तुम क्यों जिद कर रही हो? असीर उसको देखकर जब से बोला, क्योंकि अगर वालिदैन औलाद के साथ ऐसे जिद करेंगे, उनकी मर्जी के बगैर फैसला लेंगे, तो औलाद उनसे बज़न हो जाती है। फहा ने एक आखिरी कोशिश की। हमारी अक़दस हमसे कभी इख्लाफ नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है, इफ़ यू हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट डायमंड्स हैव हायर सिक्योरिटी देन आयरन। असीर फहा की बात के जवाब में कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अचानक अक़दस की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां अक़दस खड़ी थी। वो शायद असीर के कहने के बावजूद वहां से गई न थी। ये आपसे किसने सिखाया? फहा को हैरत हुई। उसको 6 साल की बच्ची से ऐसी बात, ऐसी लाइन्स की तवक्का न थी। एक मर्तबा नहीं कि कई मर्तबा बाबा जान ने अक़दस को कहा था, अगर वालिदैन सख्त होते हैं तो उनकी सख्ती को दिल पर नहीं लिया करो, बल्कि उस सख्ती में छुपी अपनी मोहब्बत को तलाश किया करो। और अक़दस अपने बाबा से बहुत प्यार करती है। अगर वो चाहते हैं अक़दस शहर जाए तो वो शहर जाएगी। अक़दस ने लाजवाब करने वाला जवाब दिया तो असीर ने उसको बाहों में भरकर अपने सीने से लगाकर उसका माथा चूमा। अब कैसे मान ली हमारी बात? असीर ने उससे पूछा। आप दोनों हमारी वजह से लड़ रहे थे और ये बात अक़दस को पसंद नहीं आई। अक़दस ने सर झुकाए बताया तो वो दोनों अपनी जगह शर्मिंदा हुए थे। एक मशवरा दूं आपको? फहा ने कुछ सोचकर असीर से कहा। काबिल कबूल है तो देव, असीर ने कहा। इस बात से क्या मतलब हुआ कि आपका फहा फजूल मशवरा देती है? फहा तब उठी। लगता है आज आपका लड़ने का मूड है। असीर तंज हुआ, लेकिन अक़दस अपनी आंखों को बड़ा किए कभी अपने बाप को देखती तो कभी अपनी नई मामा को। फहा लड़ाई नहीं करती, इसलिए सीधी बात करूंगी। आप बस अक़दस को इस माहौल से दूर रखना चाहते हैं तो सही है। अक़दस का स्कूल में दाखिला करवाएं, लेकिन वो बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगी। सुहान अप्पू और मिशा अप्पू के साथ उनके ससुराल रहेगी। फहा किसी ख्याल के तहत बोली, हम अपनी बेटी किसी गैर के घर में रहने क्यों दें? बोर्डिंग स्कूल में तो सब बच्चे होते हैं। असीर को उसकी बात से इख्तलाफ हुआ। वो गैर नहीं, हमारी बहनों का घर है, जो आपकी भी कुछ लगती हैं। लफ्ज़ गैर फहा को बुरी तरह से चुभा था। दुरानी बरादर से हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है फहा, इसलिए ऐसी बातें ना करें। असीर ने संजीदगी से भरपूर आवाज में कहा। आप जिद क्यों कर रहे हैं? यकीन जाने बोर्डिंग वालों से ज्यादा अप्पू उसका ख्याल रखेंगी। अक़दस को देखकर फहा ने उसको यकीन दिलवाना चाहा। फहा, सुहान घर किस वक्त आती है ये बात आपको पता है। वो एक वकील है, आने जाने का वक्त नहीं होता उसका। और मिशा एक लापरवाह लड़की है, वो भी अब ऑन ड्यूटी होगी, पर हम किसी के आसरे अपनी बच्ची को वहां छोड़ें? असीर ने संजीदगी से कहने के बाद उससे पूछा तो फहा हैरत से उसको देखने लगी, जिसको शायद अपने अल्फाज का अंदाजा नहीं था। असीर, आपको अंदाजा है आपकी इन बातों से मतलब क्या अखज़ हो रहा है? फहा ने ताज्जुब से उसको देखकर कहा। उसकी आंखों में बेयकीनी का अंसर साफ नुमाया था। हमारी बात का कोई भी मतलब नहीं है, और हम एक बेटी के बाप बोर्डिंग स्कूल छोड़ सकते हैं, वहाँ के इंतजामिया का हमें पता है, लेकिन किसी के घर में हम अपनी बच्ची नहीं छोड़ सकते, असीर ने संजीदगी से कहा। लेकिन वहाँ उन दुरानी ब्रदर्स के अलावा है कौन जिससे आप खौफजदा हैं? फहा ने उलझकर पूछा। हमारे बाबा ने उनके बाबा का कत्ल करवाया है, और आप चाहती हैं हम अपनी बच्ची वहाँ छोड़ें? असीर ने कहा तो इस बार फहा को गोया चुप लग गई थी। उसमें आपका ये अक़दस का तो कोई कसूर नहीं, और आप बात को बहुत गहराई में जाकर सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आपको लग रहा है। अगर आपको लगता है वो दोनों भाई अक़दस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बचकाना सोच है। उनको तो याद भी नहीं, इसलिए एक बार मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा, इसमें अक़दस की भलाई होगी। फहा ने कुछ तवक्का बात उससे कहा तो असीर की नजरें अक़दस पर गई। बस खामोशी से उनको बातें करता सुन रही थी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। असीर ने बात का सिलसिला खत्म किया। ठीक है, अब वक्त ले लो। अक़दस, अक़दस, फहा असीर से कुछ कहने वाली थी, जब जाने कौन ऊंची आवाज में अक़दस का नाम लेता अंदर की तरफ आने लगा, जिस पर फहा असीर को देखती एक कदम उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि ये आवाज़ वो अच्छे से पहचान गई थी, और जान तो असीर भी गया था। तभी उसके चेहरे पर नाफहम किस्म के तासुरात नुमाया हुए थे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? असी ने दीबा को अपने कमरे में आता देखा तो सट लहजे में उससे बोला, मैं तुम्हारे कमरे में इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ मेरी बेटी है और तुम मुझे अपने कमरे में आने से रोक नहीं सकते और ना अकदस से मिलने पर रोक सकते हो। दीबा अपनी नजरें अकदस पर जमाई तंज अंदाज में उससे बोली, बाबा जान हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। अकदस असी की टांगों से चिपक सी गई थी। सुन लिया, अब जाओ यहाँ से, असी ने नागवारी से उसको देखकर कहा। अकदस क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करोगी? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। दीबा हैरत से अकदस का रद्द अमल देखकर बोली। वो तो ये सोचकर आई थी कि अकदस उसको देखकर लिपट जाएगी, लेकिन जो अब उसके सामने हो रहा था वो काफी गैर मुतवक्का था। हमारी नई मम्मा आ गई हैं। अब आपकी अकदस को कोई जरूरत नहीं। आप बहुत सख्त लहजे में बात करती हैं और ऐसे हमसे कोई भी बात नहीं करता। अकदस बगैर उसको देखकर बोली, जिस पर दीबा की नजर अब वहां पर पड़ी थी। ओ तो तुम आ गई असीर की जिंदगी में। हैरत है, काफी जल्दी में तुम दोनों की शादी हो गई। वह बाजू सीने पर बांधे खामोश खड़ी फाहा को देखकर बोली, आपको यहाँ से जाना चाहिए। अकदस बची है और सबसे बड़ी बात आपसे खौफजदा भी है। फाहा ने उसकी बात नजरअंदाज करते कहा, इसको खौफजदा करने वाले भी तो तुम दोनों हो। दीबा नफरत से उन दोनों को देखकर बोली, वो आपके करतूत हैं। फाहा की जबान से बेअख्तार निकला, किसके करतूत क्या है वो भी तुम दोनों अच्छे से बताओगी और अपनी बेटी को अपने साथ रखोगी। देखती हूँ कौन है दरमियान में आने वाला। दीबा चबा चबा कर लफ अदा करने लगी, बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर माँ की ममता जागी है, उसके दोबारा से सुला दो। असी ने खासे तंज अंदाज में उससे कहा, अच्छा से सुला तो मैं किसी और को दूंगी। दीबा फहा को देखकर पुरअसरार लहजे में कहती, वहां रुकी नहीं थी तो ये वजह थी जो आप अकदस को यहाँ रुकने पर राजी नहीं थे? उसके जाने के बाद फहा ने असीर से सवाल किया। हाँ यही वजह थी, और हवेली के बाकी अफराद जो पूरा दिन जाने क्या क्या और कौन कौन सी बातें करते हैं। यहाँ हम होते हैं तो अपना वक्त अकदस के साथ उसके कमरे में गुजारते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में वो इन सब के साथ बैठती है और हम नहीं चाहते कि यहाँ की थोड़ी भी आलूदगी हमारी बेटी के कपड़े पे लगे। अशी ने अपनी भारी संजीदा आवाज में उसको जवाब दिया, जिसको सुन लेने के बाद फहा के पास कुछ और कहने को बचा न था। लेकिन एक ख्याल के तहत उसने असीर को देखा, जिसके चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी रकम थी। अब तो शहर में लाली आपी भी हैं, आप चाहें तो वहां भी अकदस को छोड़ सकते हैं। मेरी बहनों पर तो आपको एतबार नहीं, अपनी बहन पर तो होगा, वो तो अकदस की फुप्पो है। फहा ने बखौर उसको देखकर कहा, बात एतबार की नहीं है, हमें बस वक्त चाहिए सोचने का। असी ने साफ उसको टॉल मटोल दिया था। कल से तुम भी ऑफिस आ जाना, कुछ मामला कंपनी के तुमने हैंडल करने हैं, या तुम कहो तो अलग से सेटअप कर दूं। जुरेस लाउंज में सुहान के साथ बैठा कॉफी पी रहा था जब मिशा और आर्यन भी वहां आए तो जुरेस ने उससे कहा, जुरेस सीरियसली कल? मेरी शादी को अभी 3 दिन हुए हैं और तुम चाहते हो मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं? नो वे। आर्यन ने झट से इनकार किया, तुमने खुद कहा था कि शादी के बाद तुम बिजनेस देखोगे। सुरेश ने जैसे उसको याद करवाया, हाँ कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि शादी के फौरन बाद बोरिंग सी मीटिंग देखने पड़ूंगा। जाहिर है अभी नई नई शादी हुई है, उसको एंजॉय करूंगा मैं, कंपनी कहीं भागी थोड़ी जा रही। आर्यन ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में उससे कहा, मैं भी कहीं भागे नहीं जा रही, तो तुम आराम से अपना ऑफिस देखो और खूब तरक्की करो। मिशा ने उसको काम से इतना गुरेज बरतता देखा तो मासूमियत से बोली, अभी हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए ताकि एक दूसरे को जान पाए। आर्यन ने उसको घूरकर जवाबन बोला, एक दूसरे को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अब 1-2 दिन में थोड़ी ना हो जाएगा सब। मिशा ने आराम से कहा, हाँ तो काम भी 1 या 2 दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का है, जो होता रहेगा। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, 2 वक्त की रोटी तुम्हें आराम से खिला दूंगा। आर्यन ने कहा तो मिशा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था, और इन दोनों को आज के दिन भी लड़ता देखकर सुहान ने अपना सर पकड़ लिया था और जुरेज बस अपना सर नफी में हिलाकर रह गया था। तुम कितने कामचोर हो, मिशा ने तासुब से उसको देखकर कहा। मैं कोई कामचोर नहीं हूँ, एक जिम्मेदार शख्स हूँ, आर्यन एहतजाजन बोला। नजर आ रहा है कि तुम कितने जिम्मेदार हो, मिशा तंजिया हुई। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मैं कुछ बोल सकती हूँ, सुहान ने उन दोनों के दरमियान मुदाखलत की। हाँ कहो, मिशा उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। मैं चाहती हूँ कि फाहा और आशिर को दावत पर बुलाना चाहे। माना कि उनकी शादी हमारे साथ हुई है, पर अगर अलग से होती तो हमें दावत पर उनको बुलाते ना। सुहान ने कहा तो इसकी बात से मिशा मुतफिक हुई। आपका आइडिया अच्छा है, जब आप कहो हो उनको आने का कह सकती हैं। जुरेश उसकी बात सुनकर बोला, कुछ सीखो अपने भाई से, कैसी अपनी बीवी की बात मान रहा है। मिशा ने आर्यन को ठोका मारकर कहा,
अगर मुझे अपने भाई जैसा बनाना चाहती हो तो खुद भाभी सुहान की तरह सुलझे हुए मिजाज की तरह बनो। सुहान की बहन होने से तुम्हें जुरैज जैसा शौहर नहीं मिल सकता। आर्यन ने आखिर में ड्रामाई अंदाज में उससे कहा तो मिशा कश्मगीन नजर से उसको देखा। जलालुल अंसर, हाशिम कारदार, वलीद लुगारी एक तरफ और तुम भी उन्हीं की तरफ। मिशा ने दांत पीसकर उसको देखकर कहा। अब ये तीनों कौन है? आर्यन के माथे पर बल नुमाया हुए। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं, मिलना चाहोगे उनसे? मिशा ने कदर शर्माकर उससे कहा। शर्म नहीं आती शोहर के सामने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र करते हुए? आर्यन ने उसको शर्मिंदा करना चाहा। क्यों जी, जैसे को तैसा मिलता है, तुम भी तो मशहूर प्ले बॉय हो। अब अगर मैंने 3-4 बॉयफ्रेंड अपनी माजी में बना लिए तो क्या वो तुम्हारी माजी ना था? और माजी तो सबका होता है। मिशा ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर कहा तो आर्यन की शक्ल देखने लायक हुई थी। भाभी? आर्यन ने सुहान को दरमियान में घसीटना चाहा। हाँ, क्या हुआ? सुहान उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। भाभी के देवर चुप रहना। मिशा घबरा सी गई थी। आपको पता है इसने अभी मुझे क्या बताया? आर्यन ने सुहान को देखकर कहा। क्या बताया है? सुहान वॉर्म करती नजरों से मिशा को देखती आर्यन से बोली। इसने मुझे जलालुल अंसर, हाशिम कारदार, वलीद लुगारी के बारे में बताया और कहा वो तीनों एक तरफ और तुम भी उस तरफ। आर्यन ने किसी बच्चे की तरह मिशा की शिकायत उससे लगाई तो वो उलझकर मिशा को देखने लगी, जिसने जवाब में अपने दांतों की नुमाइश की थी। जाने से पहले इतना तो बता दो, ये तीनों हैं कौन? जुरैज ने सुहान के मन में आया सवाल आर्यन से कहा। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आर्यन अफसोस भरे लहजे में कहा। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने जस्ट मजाक किया था। मिशा को लगा वो सारी गुफ्तगू ना फाश कर दे, इसलिए खुद ही कह डाला। नहीं, आर्यन को बताने दो, ये जलालुल अंसर, हाशिम किरदार, वलीद लुगारी कौन है? सुहान की सुई जैसे एक बात पर अटक गई थी। कैसी बहन हो आप जो अपनी छोटी बहन से इस कदर गफलत का शिकार है? आर्यन अब सुहान को अफसोस करती नजरों से देखने लगा, जो अभी तक उनकी बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन मिशा ने बाकायदा अपना सर पकड़ लिया था। ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ मिशा और फाह के बारे में। उनकी छोटी से छोटी बात मुझे पता है। सुहान ने संजीदगी से कहा। डोंट टेल मी कि तुमने मुझे मामू बनाया है। आर्यन गर्दन तिरछी किए मिशा को देखने लगा, जिसने उसकी बात पर अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तो तुम मेरे शोहर हो और मैं कोई इतनी बड़ी भी नहीं जो शोहर को मामू बनाए। मिशा ने जिस अंदाज में उससे कहा उस पर आर्यन जान गया कि वो मामू बन चुका है। छोड़े इन 3 कार्टून्स को, ये बताएं कि कब दावत करनी है? आर्यन ने सर झटक कर पूछा। कल या परसों, जवाब मिशा ने दिया था। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लें, फिर जब वो चारों आए। जुरैज ने कहा। 4 नहीं 5, फाह की एक बेटी है, दरअसल बाय 1 गेट 1 फ्री वाला मामला है। मिशा ने जल्दी से कहा तो सुहान तासुब से उसको देखने लगी, लेकिन जुरैज मुस्कुराया था। एक कप चाय का मिल सकता है? फहा अपने कमरे में जा रही थी जब नुरेश मलिक ने उसको देखकर कहा। जी मैं लाती हूँ। फहा उसको देखकर संजीदगी से कहती बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ दीबा पहले से मौजूद थी। अरे वाह, नई नवेली दुल्हन को इतनी जल्दी बावर्ची खाने का दीदार करवाया जा रहा है, बहुत बुरी बात है। दीबा फहा को देखकर तंजी मुस्कुराहट से बोली। आपको कोई एतराज है या मेरे यहाँ आने पर कोई तकलीफ है, या फिर मुझे देखकर आपको मिर्ची लग रही है? फहा उसकी बात सुनकर पुरसोच लहजे में बोली तो दीबा का चेहरा सुर्ख उनार हुआ था। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बहनों और असीर के शेप पर मेरे मुकाबिल आओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? दीबा उसको घूरकर बोली, जो उसको इग्नोर करती चाय का पानी गर्म कर रही थी। फहा के पास इतना वक्त नहीं होता जो आपके बारे में सोचे। खैर, मैं किसी की भी शेप पर नहीं हूँ, लेकिन अपने रास्ते पर पड़ा कंकर फहा को अपने पाँव से हटाना बखूबी आता है, इसलिए आप केयरफुल रहे। फहा उसको देखकर आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोली, मैं चाहूँ ना अभी तुम्हारा गला घोटकर मार सकती हूँ। दीबा ने कच्चा चबाने वाली नजरों से उसको देखकर कहा। और अगर फहा चाहे ना तो अभी आपके दोनों हाथ इस गर्म पानी में डाल सकती है। फहा दो बदू बोली थी, जिसको सुनकर दीबा हक्का बक्का रह गई थी। उससे बेनियाज फहा अपनी पानी में दूध डाल रही थी। तो तुम खुद को समझने क्या लगी हो? दीबा ने उसका बाजू दबोचे उसका रुख अपनी तरफ किया तो फहा ने पहले उसके हाथ को देखा जो उसके बाजू पर था, फिर दीबा को देखा जो आग उगलती नजरों से उसको देख रही थी। वही जो मैं हूँ, असीर मलिक की जोजा, अकदस की नई मामा, इस गांव की सरदार की सरदारनी और इस हवेली के फैसले करने वाली फहा। असीर मलिक देख लें, नीका के 2 बोलों ने पल भर में मुझे क्या से क्या बना दिया है। फहा उसके सीने पर मजीद आग के शोले भड़काती हुई बोली, मुझे यकीन नहीं होता असीर के सामने खामोशी का मुजाहरा करने वाली मेरे सामने यूं चोंच मार रही है।
दीवा उसका बाजू झटकते आजाद करती बोली। पहली बार फहा ने उनके सामने खामोशी का मुजाहरा कभी नहीं किया। दूसरी बात, फहा खामोश रहती भी है तो वो खामोश होती है, हंदी नहीं है। फहा ने तंज अंदाज में कहा कर चूल्हे की आंच धीमी की क्योंकि उसकी चाय तैयार हो गई थी। इस चाय में एक चुटकी जहर भी मिला दो। दीवा उसका पुरसुकून चेहरा देखकर जलकर बोली, आपके लिए नहीं बना रही, जब आपके लिए बनाऊंगी तो इंशाल्लाह एक नहीं 2 चुटकी जहर का खास ख्याल रखूंगी। वहां कप में चाय उंडेलती उसको हक्का बक्का छोड़कर बावर्ची खाने से चली गई थी। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आहा! दीबा बेख्याली में अपना हाथ जोर से चूल्हे पर मारती बड़बड़ाने लगी। जब गरम चूल्हा होने की वजह से उसका हाथ जल गया था। चाय? फहा बाहर आती नुरैस मलिक के सामने चाय का कप रखा। 1 मिनट बैठ जाओ। फहा चाय देकर जाने लगी थी तो नुरैस मलिक ने बेहद आहिस्ता आवाज में उससे कहा, आपको कोई काम है तो बताएं क्योंकि मुझे अकदस के पास जाना है, वो कमरे में अकेली है। फहा ने उनको देखकर संजीदगी से कहा तो वो हौले से मुस्कुराए। बैठ जाओ। नुरैस मलिक ने महज इतना कहा तो वो बैठ गई। माफी का तलबगार मैं तुम तीनों से ताउम्र रहूंगा, मैं इस उम्मीद के साथ कि एक दिन तुम लोगों को ये एहसास होगा कि माफ करने वाला बहुत अफजल होता है। नुरैस मलिक ने गैर मायने नुक्ते को घूरकर उससे कहा, बेशक माफ करने वाला अफजल होता है और अल्लाह के सामने उस इंसान का रुतबा भी बड़ा होता है, लेकिन बाज दफा हमारे जिस्म पर नहीं बल्कि हमारी रूह पर ऐसा घाव होता है जो कभी भर नहीं पाता और हम चाहने के बावजूद सामने वाले को माफ नहीं कर पाते। फहा उनकी बात पर संजीदगी से बोली, तुम में से किसी ने कोशिश ही नहीं की मुझे माफ करने की। नुरैस मलिक अजीब मुस्कुराहट से बोले, शायद क्योंकि आपको माफ करना हमारे इख्तियार में नहीं, और यकीन जाने अगर आपको माफ कर भी दे तो जैसी आप हमसे तवक्कात वाबिस्ता करना चाहते हैं उनका होना मुमकिन नहीं। फहा बिना किसी लगी लपेटी के कहते उठ खड़ी हुई थी। अकदस के लिए तुम्हारा प्यार देखकर खुशी हुई, अल्लाह तुम्हें असर के साथ हमेशा खुश रखे। फहा अभी चंद कदम आगे बढ़ी थी जब नुरैस मलिक ने यह अल्फाज उसके कानों में पड़े। आमीन। फहा जवाबन कहती वहां से चली गई। पीछे नुरैस मलिक थे और इनके पछतावे। कुछ वक्त बाद आज उन सब की शादियों को 3 माह का वक्त गुजर चुका था। हंसते मुस्कुराते खुशियों को महसूस किए उनमें मगन ये 3 माह का वक्त कैसे गुजरा था किसी को पता नहीं चला था। और आज दुरानी हाउस में खुशियों का समा था क्योंकि आज जुरैस की सालगिरह का दिन था जो वो कभी मनाता नहीं था, लेकिन शादी के बाद पहली सालगिरह थी जो सुहान और अरियान ने मिलकर मनाने का सोचा था। जुरैस ने मना तो बहुत किया था पर उसकी किसी ने भी नहीं सुनी थी। मैं कोई बच्चा तो नहीं जिसकी सालगिरह मनाई जा रही है, जुरैस ने बुरा मुंह बनाकर सुहान से कहा जो उसकी टाइप बांध रही थी। छोटी बच्ची तो मैं भी नहीं थी पर आपने मनाई थी ना। सुहान ने उसको देखकर हल्की मुस्कुराहट से बोली, हाँ लेकिन तब बात अलग थी, आप अपना केस भी जीती थी और ऐसे में डबल सेलिब्रेशन का प्लान बना। बस जुरैस ने कहा। आप मुस्कुराएं, मुंह ना बनाएं, सालगिरह तो मनाना कोई बुरी बात नहीं होती, वैसे भी हर कोई मनाता है इस चीज को। सुहान ने उसको समझाने की खातिर कहा, आपके कहने पर मैं तैयार हूँ वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। जुरैस ने खुद को आईने में देखकर कहा। वो आज ब्राउन कलर के 3 पीस सूट में मबलूस बालों को हमेशा की तरह जेल से सेट किए हुए था। चेहरे पर हल्की बेड उसकी वजहात में चार चांद लगा रही थी, जबकि सुहान ने आज ब्राउन कलर की नफीस साड़ी सेब तन की थी जिसके पल्लू पर बहुत भारी काम किया गया था। बालों को जूड़े में कैद करने के बाद उसने हमेशा की तरह हिजाब का इस्तेमाल किया था। चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ सुहान जुरैस को पहले की निस्बत और ज्यादा प्यारी लगी थी। आपका बहुत शुक्रिया, आप नीचे आए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सुहान ने अजलियत का मुजाहरा किया। आपका नहीं हमारा, यानी हम दोनों का। जुरैस ने अपना हाथ उसके सामने किया तो सुहान ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ दिया। वो दोनों नीचे आए तो असीर, फहा, अकदस, अरियान, मिशा, आशिर, लाली, साजदा बेगम, बुआ और हाशिर वो सब पहले ही मौजूद खड़े थे। 31वीं सालगिरह मुबारक हो जूनी। अरियान उसके बगलगीर होकर मुबारकबाद देने लगा तो जुरैस ने उसको घूरा। 31वीं लगाना जरूरी था क्या? जुरैस ने कहा तो सर झुकाए। सुहान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश की। एज कॉन्शियस मिशा जुरैस के रद्द अमल देखकर आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई थी, ये जरूरी था। वो देखो तुम्हारे केक पर भी बड़ा सा 31 लिखा हुआ है ताकि तुम्हें याद हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है। अरियान ने टेबल पर मौजूद केक की तरफ इशारा करके बताया तो जुरैस ने दांत पर दांत जमाए अरियान को देखा क्योंकि सिर्फ केक पर ही नहीं सामने बोर्ड पर खूबसूरत सा कार्ड पर भी लिखा हुआ था, 31वीं सालगिरह मुबारक हो भाई। तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आते कहाँ से हैं? जुरैस ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया था।
आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? 31 के ही तो हैं, तो ये जस्ट नंबर होते हैं, वरना आप अपनी उम्र से बहुत कम एज के लगते हो। फहा ने जुरेज को देखकर मुस्कुराकर कहा तो इस बार असीर ने फहा को घूरा था। कितना कम, 12 या 13 साल का लगता है आपको? असीर ने जिस अंदाज में उससे सवाल किया था उस पर फहा को समझ में नहीं आया कि ये वाकई में सवाल था या तंज। 25 के, फहा ने कुछ सोचकर बताया। आप अरियान के छोड़े और केक काटे। मिशा ने अपनी स्किन कलर की मैक्सी को दोनों हाथों से पकड़े जुरेज से कहा। तुम्हें बड़ी केक की पड़ी है, जैसे जिंदगी में कभी केक खाया ही ना हो। अरियान को जैसे उसके साथ लड़ने का मौका मिल गया था। तुम भी तो 31 ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद तो तुमने 31 बरस का होना ही नहीं है। मिशा भी जवाबन दो बदू बोली। क्या आप दोनों शराफत के साथ नहीं रह सकते? फहा उन दोनों को लड़ता देखकर नाक मुंह चढ़ाकर बोली तो आर्यन के हाथ बेसाख्ता अपने दिल पर पड़ा था। ये शराफत कौन है? आर्यन ने ड्रामाई अंदाज में उससे कहा। फहा के कहने का मतलब है इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। फहा ने गोया मतलब समझाया। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसलिए आज मैं कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। फहा ने बताया तो आर्यन के अंदर का सिंगर जाग उठा था। अगर कुछ बन गए हो तो वहां आ जाना, मैं केक काटने वाला हूँ। जुरेज आर्यन को घूरता सुहान का हाथ मजबूती से पकड़े केक की तरफ बढ़ा था। मेला थोड़ी है जो अगर आपने भाभी का हाथ छोड़ा तो वो गुम हो जाएगी। आर्यन ने मुस्कुराहट दबाए उससे कहा। फिर इस बार सुरेश ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से नाइफ सुहान को पकड़ाई थी जो कैंडिड जला रही थी। फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसने केक काटना शुरू किया था। मिशा और फहा बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मेरा भाई इतना रोमांटिक है, ये बात मुझे आज क्यों पता लगी है? आर्यन कान की लोग हो जाता बड़बड़ाया। जाहिर है अब हर कोई तुम्हारी तरह बस चौवलबाजी तो नहीं कर सकता ना। वैसे तो बड़ा कहते थे मैं तुमसे पाकिस्तान के कर्जे जितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस मोहब्बत से तुमने मुझे एक मुंह दिखाई का तोहफा तक नहीं दिया। आर्यन की बड़बड़ाहट मिर्जा के कानों से पोशीदा कैसे रह सकती थी? तुमने कौन सा उस अर्ज से खालिश बीवियों वाली हरकत की थी? आर्यन ने उल्टा सारा मुतालबा उस पर डाला। तुम अपो, आपने जीजू का तोहफा कौन सा दिया है? मिशा आर्यन को बातें सुनाने लगी थी जब अचानक फा ने सुहान से पूछा, जिसको सबसे पहले सुरेश केक खिला रहा था। मेरे लिए तो ये खुद एक तोहफा है, जवाब सुरेश ने दिया था जिस पर होंग शुरू हो गई थी। इसलिए खुशी में ये सारा केक तुम्हारा। मिशा आगे बढ़कर केक का बड़ा सा पीस लेकर सुहान को खिलाने लगी। सुहान ने इनकार करना चाहा लेकिन मिशा नहीं मानी। फिर अचानक सुहान को उकाई सी आई तो वो अपने मुंह पर हाथ रखती वहां से भागी थी। उसकी इस हरकत पर जुरेश खासा परेशान सा हो गया था। तभी उन सबको छोड़ता वो सुहान के पीछे गया। केक में कुछ मिलाया तो नहीं? मिशा होठों पर उंगली रखे पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाई। फहा आप ठीक हैं? उसी वक्त खामोश खड़ी फहा का भी जी मतलाने लगा तो असीर फिक्रमंदी से उसको देखा जो उसे दूर रहने का इशारा करती वहां से भागी थी। लेकिन जहां पहले वो हर कोई परेशान हुआ था वहीं शाहिदा बेगम और बुआ ने एक दूसरे को मायने खैस नजर से देखा था। क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो? मिशा ने खुद पर आर्यन की नजरों को महसूस किया तो पूछा। देख रहा हूँ, बल्कि इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हें कब उकाई आनी है और तुम कब कहाँ मुंह पर हाथ रख के भागने वाली हो। आर्यन ने अपने देखने की वजह बताई तो मिशा ने दांत कचाए थे। आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। दीबा ने जब कमरे में फहा को बाहर निकलता देखा तो वो जल्दी से सीढ़ियों पर तेल गिराने लगी थी ताकि उसका पांव फिसल जाए। जब से उसको फहा के मां बनने का पता लगा था तब से वो जैसे अंगारों पर लौट रही थी। सुकून तो पहले भी उसकी जिंदगी में नहीं था, लेकिन अब वो किसी और का भी सुकून तबाह करने के चक्करों में थी। अभी वो जल्दी से अपनी कार्रवाई से फारिग होती पिलर के पास जाकर छुप गई थी ताकि गिरती फहा के निढल हालत वो अपनी आंखों से देख पाए। पता नहीं इनको घर में टिकना क्यों नहीं आता। इतनी बड़ी हवेली है, मगर मजाल है जो शाम से पहले हवेली में आने की उनकी तौफीक हुई हो। भला बंदा पूछे, हवेली में कम सुन जवान खूबसूरत बीवी साथ में जो प्रेग्नेंट भी हो और एक अहम बात जो मासूम भी हो, उसको भला कौन सा काफिर यूं अकेला छोड़ता है। फहा अपने कमरे का दरवाजा बंद करती सीढ़ियों की तरफ आती खुद से बातें करने में मगन थी और दूर खड़ी दीबा की नजर बस उसके कदमों पर थी जो जाने कब फिसलन का शिकार होते। वो जो चाहती थी उसको होने में भी बस थोड़ा वक्त बचा था क्योंकि फहा कदम ब कदम चलती उन दो सीढ़ियों के बेहद नजदीक थी। लेकिन उनके पास पहुंचकर वो हुआ जो दीबा के वहमो गुमान भी बिना था। वो खुद से बातें करती फहा ने उन दो सीढ़ियों को अपना एक भी पांव रखे बिना फैलांग लिया था क्योंकि वो अक्सर ऐसा करती थी। वो अपना
पाँव एक एक सीढ़ी पर रखकर नहीं चलती थी, बल्कि दरमियान में से दो को फैलांग लेती थी। और ये इसकी आदत से शुमार था, जो प्रेग्नेंट बनने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। और अब इट-गिट निगाह डाले बिना वो बावर्ची खाने में चली गई थी, जबकि दीबा अभी तक होंग बनी खड़ी थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है या हो चुका है। उसको खुद भी ताव आया कि आखिर बस 2 सीढ़ियों पे तेल क्यों गिराया, सारी सीढ़ियों पर गिराती तो अच्छा था। पर उसने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो। इससे ज्यादा कम उम्र 2 शेजा असीर को नहीं मिली थी। फाहा की ऐसी बचकाना हरकत ने दीबा को नए हसरत में डाला था, और अभी तो दूसरा मंसूबा बनाने में लगी हुई थी जब एक चीख ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जिस पर उसकी नजर खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ गई, जहां नूरे जहां बेगम अपने दोनों पांवों पर हाथ रखे वेला मचाने में लगी हुई थी, क्योंकि उसने जो जाल बिछाया था उसमें फाहा नहीं, अलबत्ता दीबा की अम्मा जरूर फंसी थी। अम्मी, आप ठीक तो हो? दीबा जल्दी से उसकी तरफ लपकी थी और शोर पर फाहा भी बावर्ची खाने से बाहर निकली थी। अरे कहाँ रे जाने, किसी ने सीढ़ियों पर तेल गिराया था, मेरी तो टांगें टूट गई, नूरी जहां बेगम ने कहा तो फाहा ने चौंकते हुए सीढ़ियों को देखा था। फिर बेसाख्ता उसकी छठी हसरत बेजार हुई थी और उसने जांचती नजर से दीबा को देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। यकटक फाहा को हाथ अपने पेट पर पड़ा और वो जैसे दीबा का सारा खेल समझ गई थी, जिस पर उसकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्ची छुपी थी। अपनी नफरत और हसरत में दीबा इस कदर आगे बढ़ जाएगी, ये उसके वजूद में पलते मासूम बच्चे को मारने के दर पर थी, जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं था, और उसको खत्म करने की साजिश हो रही थी। लेकिन वो शायद भूल रही थी कि जो औरत अपने वजूद में पलते बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती थी, तो किसी का बच्चा उसके लिए क्या अहमियत रखता होगा। वो तो दीबा के लिए भी बस एक चूटी होगा, जिसको वो जब चाहे अपने पाँव के नीचे मसल सकती थी। ये क्रेडिट आप अपनी बेटी को दें, जिसने स्टार प्लस के ड्रामाओं से इम्प्रेस होकर उनको बहुत ही सीरियस ले लिया है, फाहा ने कदरे ऊंची आवाज में कहा था। हवेली के हॉल में सब अफराद आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए थे, हर कोई मामला समझने की कोशिश में था। सनम बेगम ने नूरे जहां बेगम को गिरा हुआ देखा तो मदद करने की नियत से जल्दी में उनकी तरफ बढ़ी थी। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, दीबा ने उसका बाजू सख्ती से दबोचा। हाथ मत लगाओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है ये ऐसी स्टूपिड सी फिल्मी कोशिश करोगी, मुझे और मेरे बच्चे के मारने की प्लानिंग करोगी और उसमें कामयाब भी हो जाओगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने मुझे बहुत इजी लेकर अपने साथ बुरा किया है। फाहा उसका हाथ झटक कर पल भर में आपसे तुम तक आ पहुंची थी, और उसके ये अल्फाज हवेली में दाखिल होते असीर ने भी सुने थे। फाहा बच्चे, ये आप क्या बोल रहे हैं? उरुज बेगम सख्ते में आ गई थी। वही जो सच है, यहाँ हवेली में फाहा और इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मैंने अपनी बहनों के साथ एक साफ जिंदगी गुजारी है, जिसमें ये मेलो ड्रामा नहीं होता था और न ऐसी साजिशों का सामना करना होता है। पर आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई थी, नहीं तो किसी और ने तो कुछ और सोचा था। फाहा के बात करने का अंदाज आज यकसर मुख्तलिफ था। वो बेलचक अंदाज में निडर होकर बोल रही थी। हमने चचा जान की वजह से और दादू आपकी वजह से दीबा को यहाँ रहने दिया, लेकिन इस हवेली में अब इसकी कोई जगह नहीं है। असीर संजीदगी से बोला था, तो उसकी आवाज पर सबकी नजरें उस पर पड़ी, जो चेहरे पर एहसास से आ रही तासुर सजा खड़ा था। तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये हवेली बस तुम्हारी नहीं है। दीबा उसकी बात पर भड़क उठी थी। सही है, यहाँ जो रहता है, लेकिन तुम नहीं रहोगी, और अगर तुम रहोगी तो फाहा यहाँ 1 मिनट नहीं रहेगी, वो शहर चली जाएगी। फाहा जल्दी एक नतीजे पर पहुंचकर बोली, क्या आपका दिमाग सही है? असी ने उसको घूरा। जिसने जो जैसा समझना है वो समझे, फाहा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, और मैं अपने बच्चे पर किसी एक आंच भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना यहाँ रहकर कोई ऐसा रिस्क लूंगी। फाहा दो टोक अंदाज में बोली। दरवाजा खुला है, फिर जाओ, देर मत करो। दीबा ने तंज नजरों से उसको देखा। जाएगी फाहा, बिल्कुल जाएगी, लेकिन अकेले नहीं, अकदस को साथ लेकर जाएगी। फाहा ने एक और धमाका किया। वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। दीबा ने खा जाने वाली नजर से उसको देखा। यहाँ से आप नहीं जाओगी, आप अपने कमरे में जाओ, हम आते हैं। असीर ने संजीदगी से उसको देखकर कहा। फाहा जा रही है अपने कमरे में, लेकिन आप कमरे में तब तक ना आना जब तक इसको हवेली से बाहर ना निकाल लें। फाहा उसको वॉर्न करती एहतियात से सीढ़ियां चढ़ते ही जाने लगी थी, लेकिन सबके सामने खुद पर फाहा का रोब उसका कुछ हजम नहीं हुआ था।
आज तो फहा के रंग ढंग ही बदल रहे थे, लेकिन जो भी था उसका हक जताने वाला अंदाज असीर को बहुत पसंद आया था। मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नूर जहां बेगम को अब सोफे पर बैठाया गया था। जब उनकी हालत थोड़ी संभली तो वो संजीदगी से बोली, चचा जान ने पहले भी कहा था कि वो यहाँ से चले जाएगी, लेकिन अब लगता है हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए ताकि वो कोई फैसला जल्दी ले पाए। असीर उनकी बात पर संजीदगी से भरपूर लहजे में बोला, लो देख लिया तुमने, वो मनहूस फहा तो आई ही हवेली को तोड़ने थी और अपनी कोशिशों में वो कामयाब भी हो गई, और मुझे हैरत तो तुम पर होनी है। अब वो अभी माँ नहीं बनी और तुम यहाँ पहले उसके जोड़ों का गुलाम बन रहे हो। वाह, दीबा का अंदाज तमस्कर उड़ा रहा था। कौन क्या है वो तुमसे ज्यादा पता है, और अभी इतना बोल लिया है, अब बस अपना सामान बांधो और यहाँ से जाने की तैयारी पकड़ो। असीर उसको देखकर जवाबन तंज़े अंदाज में बोला, असीर तुम्हें चाहिए फहा को समझाओ, वो तो बच्ची है, तुम क्यों उसके साथ बच्चे बन रहे हो। सनम बेगम को ये सब सही नहीं लग रहा था। वो बच्ची नहीं है चच्ची, हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और आज उसने कहा दोबारा भी हो सकता है। और अब फहा तो क्या, ये रिस्क हम भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आज हुआ है वो कल भी हो सकता है। असीर ने सनम बेगम को देखकर संजीदा अंदाज में कहा तो वो चुप सी हो गई थी। तुम बहुत गलत कर रहे हो। नूरी जहां बेगम ने उसको बात रखना चाहा। हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, असीर उनकी बात पर फौरन से कहा। फारूक और नूरेश को आने दो, फिर मिलकर बात करूंगी। उरुज बेगम ने संजीदगी से कहा, आपका ये पोता यहाँ से एक एक को बाहर करेगा और खुद इस हवेली पर राज करना चाहता है। नूरे जहां बेगम ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। हमें इस हवेली पर राज करने का कोई शौक नहीं, कोई अगर हवेली का बंटवारा करना भी चाहेगा तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। आसिर ने नूरे जहां बेगम से कहा, अच्छा यहाँ अगर अपने चचा को भी बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा कौन, तुम और नरेश भाई साहब। तुम्हारा बाप और भाई ने तो जो बोया वो काटा, माँ तुम्हारी भी किसी से कम नहीं थी, वो भी चल बसी, तो जो यहाँ मौजूद है उनको तो रहने दो। क्या उनको भी बाहर करके खुद अकेला तनहा रह लोगे। क्या गारंटी है तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो इसी हवेली का वारिस होगा। वो बेटी भी तो हो सकती है। पूरे जहां बेगम लंगड़ा कर चलती उस पर हकीकत खोलने लगी, जो बेतासुर होकर असीर सुनने लगा। आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, असीर ने जवाब बस इतना कहा था, क्योंकि वो बहस की तवील नहीं करना चाहता था। हम तो यहाँ से चले जाएंगे, पर सोचा तुम्हारे बाद तुम्हारी इस हवेली का और इस गांव का क्या होगा, क्योंकि तुम जाहिर ना भी करो तो पता चलता है किसी मर्द की जरूरत तुम्हें भी है। नूरे जहां बेगम का अंदाज तन से भरपूर था। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा, और हमारा अगर कोई बेटा हुआ तो वो इस हवेली और गांव को ठीक वैसे संभालेगा जैसे हमने संभाला है। असीर ने मजबूत लहजे में कहा, देखते हैं कि तुम्हारा बेटा होगा भी कि नहीं, और अगर होगा भी तो क्या वो तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। नूरे जहां बेगम ने चैलेंज करती नजर से उसको देखकर कहा, अम्मी चले यहाँ से, दीवार पर सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं। दीवा ने सर झटक कर कहते उनको सहारा देने के लिए आगे गई। असीर, आप हमारे कमरे में आना, जरूरी बात करनी है। उरुज बेगम ने असीर को देखकर कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। जी आपने कोई बात करनी थी। असीर उनके कमरे में दाखिल होकर बोला। बैठो। उरुज बेगम ने उसको बैठने का बोला तो वो बैठ गया। कुछ परेशान सी हैं आप। असीर ने बखौर उनके तासुरात जांचे। देखो असीर, अब हम अपनी जिंदगी के आखिरी मराइल पर हैं। उरुज बेगम ने तहमीद बांधना शुरू की। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसी बातें ना करें। असीर उनकी बात सुनकर नरमी से बोला, मौत बरहक है बेटा। खैर अभी हम आपसे कुछ और कहना चाह रहे थे। देखो असीर, नज़ीर जो था जैसा था आपका छोटा भाई था, और अब उसकी मौत के बाद आपका फर्ज है कि उसके बच्चों की कफालत करें। उरुज बेगम की बात पर असीर ने उलझन ज़्यादा नजर से उनको देखा। नज़ीर की बीवी बच्चों समेत यहाँ से कब का जा चुकी है, और यकीन करें वो अगर हवेली में नज़ीर की बीवा बनकर रहती तो हम उनका ख्याल हर लिहाज से करते। असीर को जो बात समझ आई उसने कही, असीर, नज़ीर के दो बेटे हैं, 5 साला वजीर और 3 साला हादी। इन दोनों को आप हवेली में लाएं। ज़रूर नहीं कि हानिया नज़ीर की बीवी अपने शोहर की मौत के बाद ज़िंदगी को जीना छोड़ दे। वो अभी जवान है, अगर दूसरी शादी करना चाहती है तो ये उसका हक है, पर 2 बच्चों समेत ये नामुमकिन है। आप शहर जाओ, उससे बात करो। अगर वो बच्चों समेत यहाँ आती है वापिस तो सही है, पर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो भी सही है। वजीर और हादी को हमारे हवाले करके देखो। असीर, बात को समझो। जैसे हालात बन गए हैं ऐसे में कल तुम्हें यही बच्चे तुम्हारे काम आएंगे। हो सकता है तुम्हारी बेटी पैदा हो इस बार भी, लेकिन हवेली को देखने वाला तो मर्द होगा ना। तुम्हारे कामों में बढ़ चढ़कर तो लड़के आएंगे ना, बेटियां तो बाहर के कामों में नहीं आएंगी। उज बेगम जाने क्या इसको बवर करवाना चाहती थी।
तो आपने ये खुद से फर्ज कर लिया है कि हमें कभी बेटा नहीं होगा, तो हम बता दें बेटे की चाह हमें भी नहीं। खुदा देगा तो उनका शुक्र अदा करेंगे, अगर नहीं देगा तो भी उनका शुक्र अदा करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुदा है। उसकी शान, उसकी कुदरत बहुत बड़ी है और इसके कामों में मुसलियत छुपी है। असीर ने संजीदगी से जवाबन कहा, हमें गलत मत समझो, हम बस तुम्हें यहाँ नजीर की औलाद को देखना चाहते हैं। आपके भतीजे होंगे, वो कोई गैर नहीं। रिच बेगम ने जैसे वजाहत दी, हमें कोई एतराज नहीं, हमें पता है उनका हक है और अल्लाह ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम यतीमों का हक खाएं। आप जो चाहती हैं वैसा होगा, लेकिन एक बात के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा, वो भी छोटे बच्चे हैं। अगर उनको हम यहाँ लाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी फहा पर आ जाएगी। दादू, वो खुद 21-22 साल की कम उम्र बच्ची है। चले मान लिया एक लड़की की उम्र 21 साल बहुत होती है, पर फहा को उनकी बहनों ने कभी इतना बड़ा होने नहीं दिया, उसको बहुत लाड से पाला है, जिस वजह से बचपना उसमें अभी तक है। और सबसे बड़ी बात, वो प्रेग्नेंट है। हम उस पर डबल से ट्रिपल जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वो अगर उफ भी नहीं कहती तो हम उसकी खामोशी का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाएंगे। आप एक बार सोच लें, फिर हमें बताइएगा। फिर हम हानिया से बात करके वजीर और हादी को हवेली में लाएंगे। उनको वो सब दिया जाएगा जो वो डिजर्व करते हैं, बशर्ते ये कि उनकी माँ उनके साथ हो, माँ नहीं तो आया साथ हो, क्योंकि फहा यहाँ आयागिरी करने नहीं आई। उसने CSS का मुश्किल तरीन इम्तिहान पास किया था। यहाँ उसकी जॉब बहुत मुश्किल से लगी थी, पर देखें वो क्या कर रही है। 3 माह से बस घरदारी करने में लगी हुई है। अकदस को उसने शहर जाने नहीं दिया, यहाँ उसके कामों में खुद को मसरूफ रखती है। हमारा हर काम ऐसे करती है जैसे खलाई मखलूक हो। असीर ने अभी से उनसे हर बात क्लियर कर दी थी, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। आपकी फिक्र फहा के लिए देखकर खुशी हुई, पर यहाँ मुलाजमों की फौज है। अगर हानिया नहीं आती तो उन दोनों की वजह से फहा का टाइम लिमिट खराब नहीं होगी, इस बात की तसल्ली हम आपको देते हैं। उरुज बेगम ने उसको हर परेशानी से आज़ाद किया। दीबा का मसला हल हो जाए फिर हम शहर जाकर हानिया से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें। असीर इतना खेलता जगह से उठ खड़ा हुआ। सही है, पर देखना उनकी परवरिश अगर आपके हाथों में होगी तो नक्शो कदम पर भी वो आपके चलेंगे। उर्श बेगम ने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। असीर महज इतना बोला था, तुमने अकदस को बस इस साल के लिए बोर्डिंग नहीं भेजा, अगले साल तो डालोगे ना, फिर उन दोनों को भी डाल देना। उर्श बेगम ने उसको जाता देखा तो कहा, अगर यहाँ आएंगे तो अपनी औलाद से कम तवज्जो नहीं देंगे। असीर इतना कहता उनके कमरे से निकल गया था। इस स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।